वो फिर से देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने देखा था, अभी अपन ने क्या क्या देख लिया। अभी अपन ने देख लिया सबसे पहले चैप्टर के अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने डिस्कस किया था। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, तो नंबर फर्स्ट पेज पे अपन ने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है। ब्लड के बारे में देखा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने देखा कि ब्लड के कंपोनेंट्स में आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी आता है। ये सब चीज़ें अपन ने देख ली थी। प्रोटीन मेजर देख लिए थे कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा में से क्या माइनस करते हैं तो सीरम आता है। अपन ने ये भी देखा कि कोएगुलेशन फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखे। फिर अपन ने देखे उसकी अबंडेंसी के हिसाब से कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। तीसरे नंबर पर अपन ने देखा कि प्लेटलेट्स उसका कितना नंबर होता है, किससे मिलके बनती हैं प्लेटलेट्स, और अगर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कॉज होता है। फिर अपन ने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात की कि ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप के होते हैं। अपन ने बोला एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। दोनों ही अगर बात करो, दोनों के एंटीजन किसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है उनका एंटीजन। फिर अपन ने वेरियस टाइप के ब्लड ग्रुप देखे, जिसके अंदर से यहाँ एक करेक्शन था, यहाँ पे आएगा ब्लड ग्रुप ए, एंटी ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। अपन ने यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखा। अपन ने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसका एप्लीकेशन होता है, इसलिए अपन को देखना पड़ता है ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, नहीं तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, जॉन्डिस होगा, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर आर एच ब्लड ग्रुपिंग होती है, वो दो टाइप से। देखो आर एच इंडिविजुअल अपन ने देखा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ज़्यादातर लोग 80% लोग पॉजिटिव थे और 20% नेगेटिव थे। आर एच नेगेटिव पर्सन को एक्सपोज किया तो अपन ने देखा स्पेसिफिक एंटीबॉडी आर एच नेगेटिव पर्सन के अंदर बन गई। सेम चीज़ बनेगी लेकिन आर एच नेगेटिव मदर के अंदर बनेगी, उसको बोलते हैं आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी, जिसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नहीं लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर आईजीजी क्रॉस करने की वजह से फ्यूटल आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। उसको टर्म दिया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी आर एच एंटीबॉडी मदर को फटाफट से देना पड़ता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। फिर अपन ने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन अब बोला अपन ने कि यहाँ पर पूरे ऑर्गन डायरेक्टली बात हो जाते हैं और उसको साइनस बोलते हैं। बॉडी कैविटी साइनस में डायरेक्टली पंप होता है ब्लड। किसमें देखने को मिलता है, ए एम के अंदर, दैट इज आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में देखने को मिलता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, तो एनिलिडा और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। ब्लड पंप बाय द हार्ट, और यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होता है, यहाँ पे प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं ब्लड फ्लो को। फिर अपन ने देखा कितने टाइप्स के चैम्बर होते हैं फिशेस के अंदर, दो होते हैं चैम्बर। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात की थी तो 3 चैम्बर है। एक ऐसा रेप्टाइल जिसके पास 3 चैम्बर हार्ट नहीं होता, वो क्रोकोडाइल, क्योंकि उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट की खूबी ये होती है कि यहाँ पे मिक्स ब्लड पंप करता है हार्ट, ठीक है। मिक्स ब्लड पंप करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ में पंप होता है बॉडी। अच्छा, ये जो रहता है ये बॉडी के पास जाता है क्या, तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स और स्किन में से आता है। बॉडी जो अपना हार्ट है वो इनकम्प्लीट कैप मिक्स ब्लड पंप करता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 3 तरह के सर्कुलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो अपना हो सकता है सिंगल सर्कुलेशन, या हो सकता है डबल सर्कुलेशन, या डबल और सिंगल के बीच का, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हो रहा है जो, वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है जिसमें हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता है। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, अच्छा बेसिकली अगर हार्ट के पास 2 ही चैम्बर है तो एट्रिया और वेंट्रिकल होंगे तो ये इम्प्योर ब्लड पंप करेगा। वेंट्रिकल जाएगा किसके पास, गिल्स के पास, क्योंकि अपने को पता है मछलियों के पास गिल्स होता है ना, क्योंकि वो वाटर में रहती हैं। तो गिल्स के पास जाएगा, फिर गिल्स से पूरी बॉडी के पास जाएगा, बॉडी से फिर से कहाँ जाएगा, इस मोटर के पास, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्ट। तो ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था कि अगर अपन मैमल्स की बात करें तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, अपन ने देखा था कि हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी में से। फिर दो अच्छा, जो हार्ट की तरफ आने वाली वेसल्स है उसको अपन ने क्या बोल के रखा है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेन्स। कोई सी भी वेन हो सकती है, हाँ बिल्कुल कोई सी वेन हो सकती है। अगर अपन बात करें राइट साइड को ब्लड लेने वाली तो उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट, अगर राइट साइड की अगर वेन होगी तो उसको बोलते हैं वेने कावा। लेफ्ट साइड अगर हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्योंकि वेन ही ब्लड लेंगे, क्योंकि हार्ट की तरफ ब्लड कोई भी लाता है, कोई भी वेसल अगर हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेन। तो अपन ने क्या बोला, पल्मोनरी वेन, जो कि अपने लेफ्ट एट्रिया में खुल रहा है। और सेकंड कौन सी है, राइट एट्रिया में खुलने वाली एक वेन जिसको बोलते हैं अपन वीना कावा। वीना कावा सबसे बड़ी वेन समझ लो, क्योंकि इसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेने कावा आती है। सुपीरियर वेने कावा ऊपर वाले सेगमेंट, हार्ट से ऊपर जितने भी है, दैट इज़ ब्रेन, गला, जितना भी नेक है,
वहाँ को सप्लाई करती है, वहाँ से अपना वीनस ड्रेनेज लेके आती है। और इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, नीचे की तरफ, दैट इज ये डायरेक्ट खुलती है लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर छोटी छोटी वेन्स फॉर्म करता है जो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती हैं, कुछ अपने नीचे की तरफ दैट इज़ द इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। तो ये सब पूरा सर्कुलेशन है, मतलब दोनों ने संभाल के रखा है कि सुपीरियर वेना कावा होगी तो ऊपर वाली बॉडी और इन्फीरियर वेना कावा होगी तो नीचे वाली बॉडी से ब्लड सीधा का सीधा हार्ट के अंदर लाना है। तो उन्होंने जिम्मा उठा के रखा है। फिर अपन देखते थे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट थे। एक हार्ट था, उससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स थी जिसको अपन ने क्या बोल के रखा था, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सी बात है। ब्लड वेसल कितने टाइप की हो सकती है, आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, ठीक है। आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है, ये हो सकता है। और क्या होगा, एक फ्लोइंग लिक्विड होता है जिसको ब्लड बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ देख ली थी। फिर अपन ने हार्ट की बात की थी। हार्ट है क्या, मेसोडर्मली डिराइव होता है, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, एक क्लिंच फिस्ट जितना होता है और स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। फिर अपन ने देखी थी कि इसकी प्लूरा की लेयर जो इसको प्रोटेक्शन दे रही, जैसे अपन ने लंग्स में देखा था, तो पेरिकार्डियम की लेयर। पेरिकार्डियम पता है ना, कार्डियम इज यूज्ड फॉर हार्ट, तो पेरिकार्डियम मतलब जो हार्ट को सराउंड करने वाली दो लेयर, उनके बीच की जगह को, उनके बीच की स्पेसेस को क्या बोला है, वहाँ पे होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज आइटिस। आइटिस इज यूज फॉर इन्फ्लामेशन। तो अगर पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। और अगर सेम चीज़ अगर लंग्स के प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूराइटिस, ठीक है। ऐसा पता होना चाहिए। फिर अपन ने देखा था कि एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड बाय एवी सेप्टम। एवी सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना उसमें यार। एट्रिया ऊपर, वेंट्रिकल नीचे, दोनों के बीच का एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों उसके नाम में ही छुपा है ना, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन जरूरी बात क्या है कि ये थिक फाइब्रस सेप्टम से बना है। थिक फाइब्रस सेप्टम से बना है क्योंकि बीच में यहाँ पे वॉल्व आ जाते हैं। तो आजू बाजू की जगह किससे बनी है, फाइबर से, रेशे से बनी है, थिक फाइब्रस सेप्टम से बनी, ठीक है। और यहाँ पे आ गए वॉल्व। वॉल्व दो टाइप के हो सकते हैं, ट्राइकस्पिड भी हो सकते हैं और बाइकस्पिड भी हो सकते हैं। अच्छा, एक ट्रिक बताता हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व को कैसे याद रखोगे। ट्राइकस्पिड मतलब होता है जिसमें 3 कस्प प्रेजेंट हो, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब 3 कस्प कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं बताओ, सोचो ज़रा, 3 कस्प कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, राइट साइड में 3 कस्प है और लेफ्ट साइड में 2 कस्प है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि मतलब जो सही व्यक्ति होता है, जो राइट व्यक्ति होता है, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, सुना है ना हमेशा से। तो वैसे ही अपन थोड़ा माइथोलॉजिकल चलेंगे। अगर अपन राइट साइड की बात करें तो वहाँ पर पलड़ा थोड़ा सा भारी है, दैट इज़ 3 कस्प प्रेजेंट है, 3 कस्प प्रेजेंट है। और लेफ्ट साइड में केवल 2 ही कस्प होते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात की एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की। इसके अलावा अपने पास में और सेप्टम होते हैं, हाँ, इंटर एट्रियल सेप्टम जो 2 एट्रिया के बीच में होता है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि 2 वेंट्रिकल के बीच में होता है। अच्छा, मुझे बताओ कि कौन सा चैम्बर बड़े होते हैं, एट्रिया बड़ा होता है कि वेंट्रिकल बड़े होते हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा कि इसमें वेंट्रिकल बड़े होते हैं, एट्रिया छोटे होते हैं, ठीक है। एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल को, हर एक वेंट्रिकल को 70 ml 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करना पड़ता है, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अभी अपन देखेंगे आगे क्या होता है। तो वेंट्रिकल बड़े होते हैं, उनकी वॉल मोटी होती है क्योंकि उनको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाना है। एट्रिया को क्या करना है, एट्रिया को बस उसके बाजू वाले चैम्बर, उसके अगले चैम्बर, वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाना है। खुद दिमाग लगाओ ना, जिसको केवल एक खाना क्रॉस करके जाना है उसको ज़्यादा अच्छी मसल क्यों मिलेगी। जिस वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड ले जाना, बॉडी कितनी बड़ी होती है पता है, 4 फीट 5 फीट 6 फीट की बॉडी होती है। इतनी बड़ी बॉडी के अंदर अगर ब्लड सप्लाई करना है तो यू नीड हाई मस्कुलर, ठीक है, मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा मस्कुलर कौन सी होती है, खास करके लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत मस्कुलर होती है। कभी कभी ये मसल प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मसल आने की वजह से हाइपरट्रोफी हो जाती है, और वो यहाँ गलत, चलो ठीक है, वो यहाँ क्या करती है, इसका ल्यूमन छोटा कर देती है। उस वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत कम ब्लड अब गया। तो अब बताओ क्या होगा, ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक फिर से देखते हैं अपन। तो अपन ने क्या देखा, जरूरी क्या था, केवल एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की वॉल्स पता होनी चाहिए थी, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए था। फिर 2 वॉल अपने नीचे भी साइड प्रेजेंट होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, जो वेंट्रिकल्स और
मेजर वेसल्स होती हैं, दैट इज़ एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, उनके जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको बुलाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या काम होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व का? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, दैट इज़ ब्लड फिर से वेंट्रिकल में वापस ना चले जाए, ठीक है। वो भी कंडीशन बन जाएगी, रीगर्जिटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, रीगर्जिटेशन बोलते हैं उसे, ठीक है ना, रीगर्जिटेशन बोलते हैं उसको, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और। चलो अब आ जाओ फटाफट से नोडल मस्कुलेचर। नोडल मस्कुलेचर क्या होता है भैया? देखो हर चीज़ को जो रहता है, तुम्हारा फ्रिज को भी देखो, फ्रिज देखो, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखो, सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है चालू होने के लिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई हर जगह होती है, ठीक है। तो कोई सा भी अप्लायंस यूज़ कर लो, चिमनी है, एसी है, फ्रिज है, मोटर है, कोई सी भी चीज़ है, उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई। वैसे अपना बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली अपने सारे अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। तो अपनी बॉडी के भी अप्लायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट अप्लायंस है, इसको कैसे भूल सकते हो। तो बाय चांस अगर ऐसा हो कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब प्रॉपरली अगर ब्रेन से इस हार्ट को प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं मिल पाए, तो क्या ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा? हाँ, या मान लो किसी कंडीशन के अंदर ब्रेन का कुछ पार्ट चले गया जो कि वॉलेंटरी मसल को कंट्रोल करता है, तो क्या आपका हार्ट मर जाएगा? और हार्ट मरना मतलब क्या? आप ख़त्म हो गए। हार्ट का काम ही क्या होता है? कंटिन्यूस पंप करना। जिस दिन हार्ट ने बोल दिया मैं थक गया, उस दिन आपका गेम ओवर हो गया। सही है कि नहीं? तो इसलिए क्या ज़रूरी होता है? हार्ट को कंटिन्यूसली वर्क करना। तो क्या हार्ट को किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? आंसर है नो, हार्ट को किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। उसको खुद का काम रेगुलरली करते जाना है, हर एक पल कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली उसको अपना एक कॉन्स्टेंट रिदम बना के रखना होता है कि मुझे इतना पंप करना ही करना है, ताकि ये इंसान ज़िंदा रह सके जिसकी बॉडी में मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली कुछ नोडल मस्कुलेचर का काम होता है यहाँ पर कि ये खुद से जनरेट करते हैं रिदम। किसी के भरोसे नहीं बैठे कि ब्रेन के पास सिग्नल आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, तभी हम रुके हैं, भाई सिग्नल नहीं आया ब्रेन से, बहुत टाइम हो गया। ऐसा अपन वेट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, कि अपन किसके भरोसे बैठे हुए हैं। देखो दो चीज़ें होती है, या तो आप एमपीबी वालों के पास भरोसे बैठे रहो कि वो बिजली आ रहे हैं, पता चले पूरे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक दिन के लिए काट दिया गया, तब तो अपने सारे काम ठप हो गए ना। अपन प्रॉपरली कपड़े धो पाएंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सारे ठप हो जाएंगे, एसी काम नहीं करेगा, गीज़र काम नहीं करेगा। या दूसरा क्या हो सकता है कि आप घर के अंदर जनरेटर लगा लो, अरे है कि नहीं, जनरेटर लगा लो, सोलर पैनल लगा लो। तो वो सेम चीज़ बताई गई है थोड़े छोटे लेवल पे, दैट इज़ हार्ट। एक बॉडी के अंदर भी ऐसा स्ट्रक्चर है, नोडल मस्कुलेचर बोलते हैं, मतलब खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना, उसको बोलते हैं अपन नोडल मस्कुलेचर। ये काम कौन करता है भाई? ये इसका नाम क्या है? जनरेटर का नाम होते हैं एसए नोड। एसए नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेसमेकर बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन भी बहुत पूछते हैं। तो कहने का मतलब समझ में आया? बड़ा सिंपल सा है, एसए नोड 72 से 75 टाइम्स इतना, मतलब हार्ट को बीट करवाने पे फोर्स करता है कि मतलब अपना हार्ट जो है 70 से 75 टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेसमेकर एसए नोड। क्या केवल एक ही नोडल टिश्यू प्रेजेंट है? क्या एक ही नोडल मस्कुलेचर है? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर एवी नोड भी होता है, ठीक है, एवी नोड भी होता है, लेकिन कहाँ है? देखो एक चीज़ देखो, राइट एट्रियम पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों इंपॉर्टेंट जगह? एसए नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके राइट अपर कॉर्नर पे, और एवी नोड प्रेजेंट है इंटर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में एवी नोड प्रेजेंट है। तो दो नोडल टिश्यू समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अब चलो वेंट्रिकल के पास। अब ये जो अपना, जैसे ही एवी नोड से थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसको बोलते हैं एवी बंडल। क्या हो गया? एवी नोड था, यहाँ से निकला एवी बंडल। एवी बंडल क्या करेगा? कहाँ तक गया, कहाँ तक पहुँचा? अल्टीमेटली इसको डिवाइड करना है दो के अंदर। कौन से बंडल? अगर ये एवी बंडल होता, अगर इसको एवी बंडल बोलते, तो हार्ट को चेंबर के हिसाब से डिवाइड किया राइट लेफ्ट में, तो ये कौन सा होता? राइट एवी बंडल होता, लेफ्ट एवी बंडल। सही है कि नहीं? ऑलराइट, ठीक है। तो एवी बंडल समझ में आया कि नहीं? यहाँ से एवी नोड से कुछ निकलते हैं बंडल, दैट इज कॉल्ड एज एवी बंडल। थोड़ा सा आगे की तरफ अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम चलता है और फटाक से डिवाइड करता है इनटू द टू
राइट ए बी बंडल एंड लेफ्ट ए बी बंडल। अब ये ए बी बंडल आपस में मल्टीपल पेड़ जैसी ब्रांचिंग दे देंगे, जैसे पेड़ होती है ना उसकी शाखाएं होती है, वैसी मल्टीपल ब्रांचेस, जिसको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर। कहाँ कहाँ तक रहती है पुरकिंजे? तो जितना बड़ा वेंट्रिकल उतनी ज़्यादा ये फैली हुई होती है, मतलब पूरा वेंट्रिकल को कवर करना इनका मकसद होता है। तो फिर से चलते हैं, नोडल मस्कुलेचर कितने क्या होता है नोडल मस्कुलेचर? तो अपने बोला ऐसे नोड होता है, ए वी नोड होता है, ऐसे नोड होता है, ए वी नोड होता है, ए वी बंडल होता है। ए वी बंडल अल्टीमेटली डिवाइड करता है राइट ए वी लेफ्ट ए वी बंडल में, और फिर अपनी अल्टीमेटली पुरकिंजे फाइबर आता है, पुरकिंजे फाइबर आता है जो कि पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर को कवर कर देता है। ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नोडल मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब क्या होता है, खुद से जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को विथआउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। मैंने बताया ना, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस किसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो MPB वाला एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत होती नहीं है। ऐसे नोड की बात कर रहे हो तो 70 से लेकर के 75 टाइम्स, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को मेंटेन करना और इनिशिएट करना काम होता है ऐसे नोड का। ऐसे नोड का अगर ध्यान से देखो तो अपने को एक चीज़ बताता हूँ, देखो अपना हार्ट 70 से 75 टाइम बीट करता है। अपन बोलते हैं कि नहीं, अरे 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है? 70 से 75 बार। तो ज़रा तुम ध्यान से देखो कि क्या ये सेम चीज़ नहीं है? क्या ये सेम चीज़ नहीं है जो ऐसे नोड भी करवा रहा है? ध्यान से देखो, ऐसे नोड भी 70 से 75 टाइम्स ही बीट करवा रहा है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो मेन अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे नोड की वजह से कर रहा है, और इस वजह से बोला उसे पेस मेकर। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, अपन चलते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होती है भाई? कार्डियक साइकिल होती है कि अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एकदम से तो करता नहीं कि यार अभी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसने एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखा है। उस टाइम पे कुछ उसका पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मान लो कुछ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर टाइम सीक्वेंस में डिवाइड होता है, और वो समय जिसमें एक पूरी बीट तैयार होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। मतलब एक बीट के अंदर हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको कार्डियक साइकिल से अपन उसके पैमाने से नाप सकते हैं। तो अगर अपन देखें यहाँ पर, तो ये है अपना हार्ट। सबसे पहले होता क्या, अपने को पता है हार्ट पंप करेगा। भाई कैसे पंप करेगा? तुम बोल रहे हो पंप करेगा, तो कैसे पंप करेगा? पंप करना मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो देखो सबसे पहले तो होता है जॉइंट डायोस्टोल। मैं मोटा मोटा पहले समझा देता हूँ। होता क्या है कि ब्लड आएगा, ब्लड एट्रिया में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल जोरों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जोरों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें रोल प्ले होता है अपने कुछ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल का। अब होना क्या चाहिए बताओ जल्दी से? अगर अपने को वेंट्रिकल साइड प्रेशर बनाना है तो प्रेशर कैसे बनेगा? अब एक थैली को अगर तुम फुगाओगे, अगर उसके दोनों एंड हवा से भरोगे या पानी से भरोगे, अगर उसके दोनों एंड या कोई सा भी सिरा खुला रहेगा तो क्या उसमें प्रेशर बन पाएगा? आंसर है नो। ठीक है, कोई फुग्गे पर ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर प्रेशर बढ़ाना हो तो उसकी वॉल्स को और कॉन्ट्रैक्ट करो, उसके जितने भी छेद है जहाँ से हवा या पानी बाहर जा सकता है उसको बंद करो, रोको उसको। तो अपने को पता है कि अगर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो इसके ऊपर और नीचे के जो दो वॉल्व हैं, दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एवी वॉल्व ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, इनका बंद रहना बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए हर एक कॉन्ट्रैक्शन में। सेम चीज़ अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए। पर क्या ये प्रेशर ज़रूरी है? ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये प्रेशर कुछ काम करता है? आंसर है केवल 30% ही हेल्पफुल है। मतलब 70% अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर पा रहा है तब भी डायरेक्ट ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर चले जाएगा। 70% ब्लड तो ऐसी डायरेक्टली वीना कावा के थ्रू होते होते वेंट्रिकल्स में चले जाता है, और इधर से लेफ्ट अपनी कौन सी पल्मोनरी वेन से वेंट्रिकल या वेना कावा से राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल चले जाता है। ठीक, केवल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या केवल 30% ब्लड और ऐड होता है वेंट्रिकल साइड में। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल का तालाब पूरा भरा हुआ था, केवल 30% योगदान दिया एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन ने, इस वजह से वेंट्रिकल पूरे भरा गए। भरे हुए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा पूरी बॉडी को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कम अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन सफ़र करेंगे, उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा उस टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो इसलिए अपने को कार्डियक साइकिल पढ़ना जरूरी है।
तो अपन देखते हैं सबसे पहली स्टेट है जॉइंट डायस्टोल। अच्छा, डायस्टोल मतलब और सिस्टोल मतलब क्या होता है? डायस्टोल मतलब होता है डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन बोल दो, ठीक है, रिलैक्सेशन बोल सकते हैं इसे। और सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो डायस्टोल मतलब क्या हुआ? रिलैक्सेशन। जॉइंट मतलब कि जॉइंट मतलब होता है, अपन बेसिकली जॉइंट किसी की बात कर रहे हैं, अपन एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों की बात करते हैं तो उसको जॉइंट बोलते हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल का डायस्टोल इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। तो इस केस में अब इसने बोला है ए बी वॉल्व ओपन रहेंगे। मैंने बताया भी था कि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो 70% ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकल के अंदर चले जाएगा, ठीक। तो वो चीज़ बताई गई है कि ऐसे नोड कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, ठीक है। जैसी ओपनिंग ऑफ ए बी वॉल्व से 70% ब्लड चलेगा, आप एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा दोनों एट्रिया का, 30% ब्लड इंक्रीज हो गया इनटू द वेंट्रिकल। 70% पहले चले गया और 30% एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद 30% ब्लड और चले गया। फिर आता है ए बी नोड, ए बी बंडल ट्रांसमिट करेंगे टू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा, देखो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 30% ब्लड और चले गया वेंट्रिकल के अंदर। अब ए बी नोड, ए बी बंडल ट्रांसमिट करेंगे। अब ऐसे नोड से सिग्नल कहाँ गया? ए बी नोड, ए बी नोड से ए बी बंडल से पुरकिंजे फाइबर। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ए बी नोड तक सिग्नल आया, फिर ए बी बंडल, फिर पुरकिंजे फाइबर, फिर पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट। और एट्रिया इसमें रिलैक्स होता है, एट्रिया रिलैक्स होगा ना, कोई अपने को हार्ट को कोई डिस्ट्रॉय थोड़ा ना करना, हार्ट फट जाएगा अगर दोनों चैम्बर बंद रहेंगे साथ में। तो वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब एट्रिया रिलैक्स करेंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। तो ए बी नोड एंड ए बी बंडल ट्रांसमिट इट एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया रिलैक्स होगा, तो उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, क्लोजर ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व। इससे एक और चीज़ समझो कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व उस समय बंद रहेंगे तभी तो प्रेशर जनरेट हो पाएगा। फिर अपने आप ही ओपनिंग हो जाएगी सेमिल्यूनर वॉल्व की, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर अल्टीमेटली आपको भेजना कहाँ है? इनटू द मेजर वेसल्स, दैट इज़ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजना है। तो उसके लिए अपने को फटाक से खुल जाते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। और सेमिल्यूनर वॉल्व खुलने के बाद ब्लड फ्लो करेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जल्दी से रिलैक्सेशन हो जाएगा वेंट्रिकल का, और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा तो सेमिल्यूनर वॉल्व अपने आप बंद हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो या रिगर्जिटेशन ना हो पाए, ठीक है। इससे ओपनिंग होगी ए वी वॉल्व की, ए वी वॉल्व फिर से ओपन हो जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व फिर से दोबारा से ओपन हो जाता है। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो रहा है तो इससे क्या समझें? इससे ये समझ सकते हैं कि अगली स्टेप आने वाली है जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि अभी एकदम से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला होता है इनिशियल 0.3 सेकंड का एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.7 सेकंड का वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतने सेकंड में 0.3 सेकंड में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और 0.7 सेकंड में होता है अपना वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और एक जॉइंट डायस्टोल क्रिएट होता है। जॉइंट डायस्टोल, ये 3 स्टेट साथ में चलती है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा और जॉइंट डायस्टोल या जॉइंट रिलैक्सेशन होगा। उस जॉइंट रिलैक्सेशन में ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकल के अंदर भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाली स्टेप क्या होगी कि फटाफट से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे नोड की वजह से, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से 30% ब्लड वेंट्रिकल के अंदर इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है? एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फटाक से ऊपर रिगर्जिटेशन बचाने के लिए ए बी वॉल्व जो रहेंगे ऊपर वाले वो बंद हो जाते हैं, ए बी वॉल्व, और जितना भी ब्लड है वो यहाँ पर सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होने की वजह से मेजर ब्लड वेसल के अंदर चले जाता है। तो ऐसा जाने के बाद तुरंत से प्रेशर फॉल होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और फटाफट से ये सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे और ए बी वॉल्व फिर से ओपन हो जाएंगे। ए बी वॉल्व इसलिए ओपन हुए ताकि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो फिर से यहाँ पे ब्लड आ सकता है, भरा सकता है। तो ये अपन ने पूरी कार्डियक साइकिल डिस्कस की। इंपॉर्टेंट ये क्या है कि 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है। इस 0.8 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं? तो याद रखना, हर एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो वेंट्रिकल कितना ml? तो ये चैम्बर 70 ml, ये चैम्बर 70 ml, ठीक है। इसने पंप किया 70 ml पल्मोनरी वेन के, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो जा रहा है लंग्स के पास, और इसने पंप किया एओर्टा के अंदर जो कि कहाँ जा रहा है? बॉडी के अंदर। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक और चीज़ याद रखो, स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो अपन कार्डियक आउटपुट बता सकते हैं। हार्ट रेट क्या होता है? व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट कुछ नहीं होता है, हार्ट रेट मतलब हार्ट बीट। हार्ट बीट कितनी बार करता है? तो अपने को पता है 70 से 70 से 75 टाइम्स करता है हार्ट बीट, पंप करता है, ठीक है।
एक और चीज़ समझो ज़रा, अगर ऐसा है तो अपन बोल सकते हैं कार्डियक आउटपुट कुछ नहीं है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। दिमाग लगाओ, कैसे आया, दिमाग लगाओ। स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या बोला, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है, जितना वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब लीटर में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूध किस में लाते हो, लीटर में लाते हो। स्ट्रोक वॉल्यूम किस में लाओगे, लीटर में लाओगे। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कितना ml आया पर मिनट, ठीक है, पर मिनट कितना ml आया उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इस कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड आया पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना आता है, 5000 ml पर लीटर बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो, 5000 ml पर मिनट बोल दो, या फिर 5 लीटर बोल दो, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, क्या अपना और एक एथलीट का जो भाग रहा है, कंटिन्यूस रेस में भाग रहा है, उसको लंबी लंबी रेस करनी, क्या उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा या अपना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो आंसर है उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि एक चीज़ होती है साउंड। अब हमको बता दो साउंड के बारे में। सब लोग सुनते हैं कि एक स्टेथोस्कोप नाम की चीज़ होती है जो डॉक्टर के पास होती है। तो ये स्टेथोस्कोप का काम क्या है कि वो चेस्ट पे लगा रहा है और सुन रहा है, वो कौन से साउंड सुन रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ में आ रहा है उसको। देखो, बेसिकली वो जो यूज़ कर रहा है स्टेथोस्कोप, वो उसको बता रहे हैं जो अपने वॉल्व्स हैं। अपने को बताइए, ये अपना हार्ट था, पूरा फिर से रिवाइज करते हैं। ये हार्ट है और हार्ट के पास दोनों चैम्बर होते हैं। यहाँ अपने को पता है राइट साइड, तो यहाँ पे मैंने बताया था राइट का पलड़ा भारी, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, और लेफ्ट में केवल 2 ही कस्प होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व दोनों तरफ, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी वॉल्व जब बंद होता है तो आवाज़ आती है। आवाज़ मतलब साउंड होता है। तो साउंड कैसे क्रिएट होता है, जब वॉल्व बंद होते हैं। तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होंगे तो उससे लब साउंड क्रिएट होता है। जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तो उससे डब साउंड क्रिएट होता है। समझ में आई। जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो रहे हैं तो डब साउंड क्रिएट हो रहा है, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हो रहे हैं तो लब साउंड क्रिएट हो रहा है। उसको बोलते हैं लब टब। लब टब एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व पहले आता है, तो एवी वॉल्व लब साउंड क्रिएट करेगा, इट विल गोइंग टू क्रिएट लब साउंड। और अपने को पता है सेमिल्यूनर वॉल्व बाद में आ रहा है, तो कौन सा साउंड क्रिएट करेगा, डब साउंड क्रिएट करेगा, DUB डब साउंड। और ये चीज़ सुनी जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट ECG के बारे में। ECG क्या होता है, ECG मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेपर का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पूछ सकते हैं कभी भी, ग्राफ समझ के पेपर मत बोल देना, ग्राफ मशीन का नाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लीड्स के बारे में डिस्कस करो। इलेक्ट्रिकल लीड्स कहाँ कहाँ लगाई जाती है, तो ये डायग्राम से सब समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे लगाते हैं। इस तरह का एक आदमी बनाया मैंने, ये आदमी बनाया, इसके दोनों हाथ बनाए, एक पैर बनाया। तो इसकी जो रिस्ट है, कलाई है, इधर की दोनों कलाई ले लो, दोनों हाथों की दोनों कलाई, और इसका जो लेफ्ट साइड है उसका एक एंकल ले लो। एंकल समझ में आता है ना, एंकल समझ में आता है कि नहीं। जहाँ तक अपन मोजे पहनते हैं उसको एंकल बोलते हैं, जहाँ छोटे छोटे मोजे पहने जाते हैं ना उसको बोलते हैं एंकल। तो इनको जब जॉइंट करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये ट्रायंगल से अपन देखते हैं ECG, क्या देखते हैं, ECG देखते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट साइड का रिस्ट और लेफ्ट साइड का एंकल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। L मतलब होता है लेफ्ट साइड, R मतलब होता है राइट साइड, ठीक है। और एक ये इंसान बनाया जिसमें दोनों रिस्ट इन्वॉल्व है और एक पैर का एंकल इन्वॉल्व है। कौन से पैर का, लेफ्ट साइड का। फिर अपन देखते हैं इससे पता क्या चला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से अपने को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट पता चलती है। कि बेसिकली कुछ समय ऐसा होता है कि हार्ट के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं। अच्छा, अपने को क्या कुछ मिल सकता है इसमें, हाँ, इससे अपन वेरियस हार्ट कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। जैसे अपन कभी MI को स्टडी करते हैं, ठीक है, या अपने को एरिथमियाज देखना हो तो उनके बारे में अपने को ये वाला जो ग्राफ है ECG बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो कभी भी अपन देखते हैं हॉस्पिटल में जा कर के, तो ECG मशीन तो अपने को फॉर श्योर TV सीरियल में बहुत दिखाई, मूवीज़ में बहुत दिखाई है, जिसमें अंदर क्या होता है, साउंड भी क्रिएट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पी 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 ऐसा करके कुछ आता है, ठीक है। तो एट्रिया सब समझो, बेसिकली इसमें कितने लेटर्स का यूज़ किया गया। यहाँ पे जो अपना PQRST है उसको पूरा यूज़ किया गया है। दैट इज़ लेटर P से लेकर के लेटर T तक हर किसी का एक अपना अपना रोल प्ले होता है। इसमें लेटर P बता रहा है आपको एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल भी होता है, और सिस्टोल मतलब डीपोलराइजेशन भी होता है। ये चीज़ किसको समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है।
तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, सिस्टोल का मतलब डीपोलराइजेशन भी होता है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, सिस्टोल का मतलब डीपोलराइजेशन भी होता है, और सिस्टोल का मतलब सिस्टोल भी होता है। ठीक है, तो पी वेव क्या होता है अपने को, दैट इज एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। अगला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक ट्राइंगल शेप का दिख रहा है ना, ये समथिंग रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है अपने को, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और अल्टीमेटली होता है रीपोलराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी बोलती है कि द एंड ऑफ टी वेव बेसिकली अपने को बताता है एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, बेसिकली क्या बोला एनसीईआरटी ने, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईसीजी के क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हैं, और अपन नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हार्ट रेट बता सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। मतलब आपको अगर बोले कि भाई पेशेंट को छुए बिना, स्टेथोस्कोप के छुए बिना, केवल वो वेंटिलेटर पर है या फिर ईसीजी मशीन से अटैच है, मेरे को बताओ कि इसमें कितना, इसमें इसकी हार्ट रेट मेरे को बताओ। तो कितनी अच्छी बात है कि अपन बिना पेशेंट को टच किए, बिना उसके संपर्क में आए हुए, केवल दूर से देख के बता सकते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करो, क्योंकि वो मशीन तो चलती रहेगी ना इस तरह से, पहले आएगी पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर आता है टी वेव। तो केवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने आ रहे हैं उसको काउंट कर लो, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या बता सकते हो आप उससे। आप उससे बता सकते हो अगर हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है तो बता सकते हो, हार्ट रेट कम आ रही, करना कुछ नहीं, घड़ी लेके खड़े रहो, 1 मिनट तक का टाइमर लगाओ, काउंटिंग करो और देखो कितनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रही है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 70 से 75 टाइम्स से कम आ रही है, मतलब क्या बोलोगे कि उसका हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया है। अगर उसका हार्ट रेट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलोगे, उसका हार्ट रेट ज़्यादा है। ठीक है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा है, इसका मतलब उसको टैकीकार्डिया है। दोनों वर्ड पता होंगे चाहिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है इसका। एक होता है ब्रेडिकार्डिया और एक होता है टेकीकार्डिया। तो ये बहुत अच्छा क्लिनिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है अपना ईसीजी के बारे में, जो एनसीईआरटी बताती है अपने को। अब चलते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले कुछ समझो ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में अपने पास 2 वेसल्स याद रखो, आर्टरी, वेन्स, एक और होती है कैपिलरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें केवल एक लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। आमतौर पर देखा जाता है आर्टरी वेन्स के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब समझ में आता है ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मतलब बीच, मीडियम मतलब बीच वाली, ठीक है। और इंटीमा मतलब इंटरनल बोलना चाहता था पर इंटीमा कर दिया गया उसका, उसका जो है ना प्रोनाउंसिएशन। टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा, ये 3 लेयर होती है। किस में देखने को मिलती है, अपने को आर्टरी में देखने को मिलती है, अपने को वेन में देखने को मिलती है। अच्छा, कैपिलरी में देखने को मिलती है क्या, नहीं, कैपिलरी में 3 देखने को नहीं मिलती, कैपिलरी में केवल एक ही लेयर देखने को मिलती है, और वो कौन सी लेयर होती है, टूनिका इंटीमा। समझ में आई कि नहीं आई। अब अपन देखेंगे ये लेयर किस किस से मिलकर बनती है। तो देखो, स्क्वैमस अगर अपन बात करें टूनिका इंटीमा, तो ये तो भाई अगर अब तुमको याद हो तो अपना जो अपन ने देखा था एल्वियोलाई वाला चैप्टर रेस्पिरेशन, उसके अंदर अपन ने बात की थी कि वहाँ पे एंडोथेलियम होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एल्वियोलाई, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसका अपन ने बोला था एक पूरा बिल्कुल ऐसा बनता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर, और एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम, और साथ में, ठीक है, साथ में क्या था अपना एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल थे डिफ्यूजन के लिए। उसको मैंने बोला था थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, याद करो, याद करो, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा था, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, परमेबिलिटी पे, और अपनी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे, कुछ ऐसे भी कुछ पॉइंट थे, सही है कि नहीं। और जिसको पता हो पूरे अच्छे से कमेंट करो कौन कौन से पॉइंट थे, इससे बेसिकली आपका एक्टिव रिकॉल होता है। तो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, आप भूलोगे कम, पेपर में ज़्यादा समय तक रिटेन रह पाएगा। तो इस तरह से लिंक करके पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर से आते हैं टॉपिक पे। तो ये है अपना वेन और ये है अपनी आर्टरी। कैसे देखोगे, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी वेन है कौन सी आर्टरी है। तो याद रखना वेन का जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा कैसे होता है मुझे बताओ। तो ये रही अपनी इंटीमा, ये रही अपनी मीडिया, और ये रही अपनी एक्सटर्ना। याद रखना जो अपनी मीडिया होती है, स्मूथ मसल की जो मीडिया होती है वो आर्टरी में मोटी होती है, वेन्स में पतली होती है, इस वजह से वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है। अरे यार कोई भी चीज़ का मैं बोल रहा हूँ ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब समझ में आता है ना यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये, ठीक है, ल्यूमेन मतलब ये। अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब चौड़ाई कितनी हो रही है।
अरे यार समझो ना यार, खुद दिमाग लगाओ कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूरी होगी तो ल्यूमेन छोटा होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबका रेडियस तो सेम है। अरे है कि नहीं? तो जितना मोटी उसकी वॉल होगी उतना छोटा ल्यूमेन होगा। ठीक है, तो एग्जांपल से देखो, एक तुम्हारे पास पाइप है जिसका ल्यूमेन रहा ये, दूसरा तुम्हारा पाइप है जिसका ल्यूमेन रहा ये। मेरे को बताओ किसकी वॉल ज़्यादा मोटी है? तो तुम बोलोगे इसकी वॉल ज़्यादा मोटी है। तो क्या तुम ये भी बोल सकते हो कि इसका ल्यूमेन छोटा है और इसका ल्यूमेन काफ़ी बड़ा है? मतलब वॉल पे ल्यूमेन डिपेंड कर रहा है। अगर अपन दोनों का रेडियस सेम समझे, तो दोनों का रेडियस सेम समझे, क्रॉस सेक्शन सेम समझे, तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों की अल्टीमेटली डिपेंड क्या कर रहा है, दोनों का डिपेंड कर रहा है उसका क्या डिपेंड कर रहा है, थिकनेस कितनी है। ठीक है, उससे डिपेंड करता है। सेम चीज़ है, अगर आप ऐसे पतले ल्यूमेन की बात कर रहे हो तो वो आर्टरी हो जाएगी, और एक मोटे ल्यूमेन की बात कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड एज वेन। ऐसा क्यों होता है? मोटा ल्यूमेन क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक लेयर थोड़ी पतली आ जाती है। इसमें क्या होता है, एक लेयर थोड़ी पतली आ जाती है। कौन सी लेयर पतली आ जाती है? 3 लेयर में से कौन सी लेयर पतली आ जाती है? टूनिका मीडिया पतली हो जाती है। तो टूनिका मीडिया अगर थिनर है तो वो वेन्स में होती है। इस वजह से वेन्स का ल्यूमेन देखो आमतौर पे मोटा दिखाई देगा, आर्टरी का ल्यूमेन थोड़ा पतला दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन है, और दिमाग लगाओगे तो समझो कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आर्टरीज को प्रेशर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अपने पास ये था। अब कुछ देख लेते हैं अपन की कौन कौन किससे मिलकर बनती है। टूनिका इंटीमो स्क्वेमस एंडोथेलियम से मिलकर बनती है, जिसकी कैपिलरी बन रही है उसी से मिलकर बनती है। टूनिका मीडिया स्मूथ मसल से। मीडिया मतलब देखो, ज़्यादातर बॉडी में मीडिया मसल होंगी ना, जितनी भी मीडिया मीडिया चीज़ें हैं। अगर अपन बात करें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम भी किससे मिलकर बना है? स्मूथ मसल से मिलकर बना है। जितनी भी मायोमेट्रियम, जितनी भी बीच की चीज़ें होंगी ना, हार्ट में भी देख लो, एक होता है एंडोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म, नहीं सॉरी क्या होता है, एक एंडोकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है। तो मायोकार्डियम मसल से मिलकर बना है। सेम चीज़, जो मीडिया वाली चीज़ जितनी भी देखेंगे ना वो तुमको स्मूथ मसल से देखने को मिलेंगी। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी बहुत जाती है। समझ में आई? तो अपने देख लिया किस तरह से अपने पास में वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। अपन ने देखा टूनिका मीडिया की वजह से होते हैं। वेन्स से टूनिका मीडिया पतली और आर्टरी की मोटी होती है। अपन देखते हैं डबल सर्कुलेशन। उससे पहले अपन देखते हैं, डबल सर्कुलेशन तो क्लियर होगा यार, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपना एक हार्ट होता है। ठीक है, ये अपना हार्ट है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर के जो चैम्बर है उसको एट्रिया बोला, नीचे का जो है वेंट्रिकल बोला। थोड़ा और क्लियर का डिवीज़न हो सकता है अगर अपन साइड्स के भी नाम दें। ये राइट साइड का है तो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड का है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन ने बोला कि राइट एट्रिया रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन से ब्लड को? तो रिपीट करो भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके आता है, कौन लेकर के आता है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके आता है राइट एट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल कहाँ ले जाएगा इसको? इसको ले जाता है तुम्हारे लंग्स के पास। कहाँ ले जाता है? लंग्स के पास। अब पता होना चाहिए भाई लंग्स क्या कर देते हैं। लंग्स क्या करवाते हैं? लंग्स करवाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन आ जाएगी लंग्स, मतलब अपन सांस ले रहे हैं, अल्टीमेटली एल्वेलाई के पास पहुंच रही है, लंग्स के पास जा रही हवा। तो वहाँ से CO2 बाहर आ गई, ऑक्सीजन चली गई अंदर। ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, ब्लड से कहाँ गई? ब्लड से कहाँ गई? ब्लड लेके कहाँ जाएगा? हार्ट में। भाई हार्ट में इतने 4 चैम्बर है, कहाँ लेके जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में, कॉमन सी बात है। तो ले जा करके कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। और लेफ्ट एट्रिया हमेशा की तरह कहीं और नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहेगा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप करेगा। एओर्टा से पूरी बॉडी में पंप करेगा। बॉडी का ब्लड पता ही अपने को कहाँ आता है? राइट एट्रियम में, इधर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं डबल सर्कुलेशन, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम टू द पॉइंट एकदम मुँह से याद कर लोगे। कोई रात में भी उठा के पूछेगा डबल सर्कुलेशन के बारे में, बता पाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक सिस्टम होता है पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम क्या एक ही होता है? नहीं, अपन देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में भी एक पोर्टल होता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जो कि अपना हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करता है। सेम चीज़ यहाँ पर अपने को NCERT बोलती है, केवल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पता होना चाहिए। तो एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है? तो याद रखो, लीवर होता है ना,
लीवर और इंटेस्टाइन आपस में कनेक्टेड है। क्या? लीवर, हाँ लीवर और इंटेस्टाइन आपस में कनेक्टेड है एक वेन के थ्रू। एक किसके थ्रू? वेन के थ्रू। उस वेन को क्या बोला है? पोर्टल वेन। क्या बोला है? पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन के थ्रू इंटेस्टाइन लीवर से कनेक्टेड होता है और फिर लीवर आईवीसी में पंप करता है। आईवीसी मतलब पता होगा, इंफीरियर वीना कावा, और इससे हार्ट में पंप करता है। इस चीज़ को बोलते हैं अपन पोर्टल सिस्टम। पोर्टल बेसिकली कुछ नहीं है, पोर्टल मतलब होता है कनेक्शन। कोई ना कोई चीज़ कनेक्टेड है, तो बेसिकली अपने को पता है हार्ट पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट में इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है अपने को पोर्टल वेन के जरिए, जो कि पोर्टल सिस्टम कहलाता है, कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है अपने पास में नेक्स्ट, रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो नोडल टिश्यू इंट्रिंसिक मैंने बताया था कि खुद से जनरेट कर सकते हैं। जनरेटर लगाया खुद का, ए बी नोड, ऐसे नोड, ए बी बंडल, पुरकिंजे। तो नोडल टिश्यू खुद से ऑटो एक्साइटेबल कर सकते हैं इंट्रिंसिकली, या ऑटो रेगुलेटेड हो सकते हैं। उसको बोलते हैं, इसी वजह से हार्ट को बोला जाता है मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा है। सेकेंड है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो पता होना चाहिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक मतलब कोई सी भी चीज़ को बढ़ा देना। सीधे अक्षर साफ अक्षर में बोलूँ कि जब तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाता है, चीता पड़ जाता है, कुत्ता पड़ जाता है, तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा एड्रीनलिन रिलीज़ करती है। या ऐसा बोल दो कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आ जाती है कि करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। उस समय सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है, और क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती है। सेम चीज़ अगर पैरासिम्पैथेटिक मतलब उल्टा, रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं अपन डाइजेस्ट, स्लीप एंड डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। तो इस केस में तुम्हारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा काम करेगा, तुमको अच्छी नींद आएगी, स्लीप। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होगा? इस पता सोते समय किसी का हार्ट रेट तेज होगा क्या? नहीं, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स ये भी रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट को। तो 3 रेगुलेशन देखा, नोडल टिश्यू के जरिए देखा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जरिए देखा, और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन के जरिए देखा। अब अपन देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स समझ में तो आ रहा है ना यार? बताया करो, कमेंट में बताया करो कि समझ में कैसा आ रहा तुमको। ठीक है, डिसऑर्डर्स की बात करो। डिसऑर्डर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसके बारे में बता सकता हूँ मैं, तो प्रॉपरली तुम उससे पूछो उसको। तो डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन। नाम से ही क्लियर है, हाइपरटेंशन।